गुड इवनिंग क्लास। आज हम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। जो भी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल ब्रांच या सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये सेशन रखा गया है। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स क्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। बेसिकली मैकेनिक्स में क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है। तो मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उसके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। मौलिक रूप से मैकेनिक्स को बल विज्ञान कहते हैं। It is defined as the branch of science which describes predict the condition of rest or motion of bodies under the action of forces. Engineering mechanics applies the principle of mechanics to design, taking into account of effect of forces. तो बेसिकली अब हम मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि मैकेनिक्स की कौन कौन सी ब्रांचें होती है। तो मैकेनिक्स में हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बेसिकली क्या होता है, इसके अंतर्गत विरामा अवस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जब हमारी कोई भी बॉडी स्थिर होती है तब उस पर लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन किया जाता है। स्टैटिक्स डील्स विद द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस। इसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बेसिकली क्या होता है, इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद डायनेमिक्स को हम बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स को शुद्ध गति विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। हालांकि यदि गति बलों के प्रभाव से उत्पन्न होती है या फिर बल या मास पर विचार नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। इसके अंतर्गत गति के साथ साथ उसके साहत या मास पर भी विचार किया जाता है, उसके मास को भी कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। बेसिकली मैकेनिक्स की अदर ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो पहली है हाइड्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज हाइड्रोडायनेमिक्स, थर्ड इज गैस डायनेमिक्स, फोर्थ इज एरोडायनेमिक्स, फिफ्थ इज थर्मोडायनेमिक्स एंड सिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स। इस प्रकार से मैकेनिक्स की कुछ अदर ब्रांचें भी हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में कि बेसिकली अप्लाइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित यह मैकेनिक्स की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीनों के पुर्जे, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर्स एंड मेंबर्स आदि से संबंधित यांत्रिक समस्याओं को हल किया जाता है। इसके बाद यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की क्या उपयोगिता है। मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है। इसके ज्ञान का उपयोग वस्तुओं के निर्माण, क्रिया तथा परीक्षण में होता है। मैकेनिक के किसी पुर्जे
ढांचे या उसके अवयव के निर्माण के लिए सर्वप्रथम उस अंग पर लगने वाले बलों को ज्ञात करते हैं, फिर उसके प्रभाव पर विचार करके अंग का साइज तथा पदार्थ निश्चित किए जाते हैं। इसके लिए यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों का यूज किया जाता है। वर्तमान समय में हम जैसे मोटर, एरोप्लेन, इंजन, पुल, बिल्डिंग्स, डैम, अंतरिक्ष यान, घड़ी, पंखा, साइकिल कुछ भी बनाते हैं तो हम उस पे लगने वाले फोर्सेस का भी अध्ययन करते हैं। हम उस वस्तु को जिस पर्पज के लिए बना रहे हैं तो क्या वो उस पे काम कर पाएगी या नहीं, इसके लिए उसकी टेस्टिंग वगैरह सारा कुछ मैकेनिज्म में ही हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बेसिकली जब भी हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें क्लियर जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें से पहला आता है पदार्थ। मैटर बेसिकली क्या होता है? पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डालता है, जैसे देखने से, छूने से, सूंघने से, सुनने से। अब पदार्थ बेसिकली 3 प्रकार का होता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। हालांकि इसकी 2 और भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन मैकेनिक्स में हम बेसिकली इन्हीं 3 कंडीशंस का अध्ययन करते हैं। इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन आती है बॉडी। कोई भी पिंड क्या होता है? बॉडी क्या होती है? यह किसी पदार्थ का वह भाग है जो निश्चित स्थान घेरता है, इसमें कुछ मास होता है, आयतन निश्चित होता है, अतः पदार्थ का वह भाग है जो सभी दिशाओं में सीमित हो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बेसिकली क्या होता है? कोई भी ऐसी बॉडी जिसपे फोर्स लगाने पर उसके कणों के आकार में बहुत कम या नगण्य परिवर्तन होता है, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। A rigid body is defined as the definite quantity of matter, the part of which are fixed in position related to each other. Physical bodies are never absolutely but deform slightly under the action of load. If the deformation is negligible as compared to its size, the body is termed as rigid. इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी रिजिड बॉडी क्या होती है। अब हम इसके बाद देखते हैं अगली डेफिनेशन। कोई भी पार्टिकल क्या होता है? कण क्या होता है? तो इसके बाद आता है यह पदार्थ का एक ऐसा भाग है जिसका आकार बहुत छोटा होता है और इसकी कोई माप नहीं होती, परंतु इसमें भार होता है। कण को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और किसी समय इसकी स्थिति नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। किसी भी वस्तु की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। पहला, या तो वो मोशन में होगा या तो रेस्ट पोजीशन में होगा। बेसिकली ये दोनों आपस में रिलेटिव टर्म है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के सापेक्ष बदलती है तो स्थिति बदलने वाली वस्तु की अवस्था गतिमान कहलाती है, अर्थात वस्तु चल रही है। इसके विपरीत जब कोई वस्तु मानक वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाती है। इसके बाद आता है पाथ ऑफ मोशन। यदि किसी गतिमान कण की उत्तरोत्तर स्थितियों को मिलाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त रेखा कण का गतिमान पथ कहलाती है। अब हम देखते हैं जो टाइप्स ऑफ मोशन, जो हमारी गति होती है वो कितने प्रकार की होती है।
बेसिकली या तो हमारा कोई पिंड है वो लीनियर मोशन करेगा, रेखीय गति करेगा, या वक्रीय गति करेगा, किसी कर्व पर गति करेगा, या तो रोटेशनल मोशन करेगा, घूर्णीय गति करेगा। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी गतिमान कण के आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर रहती है। इसके बाद आता है डिस्टेंस। किसी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। यह अदिश राशि है। अब हम इसके बाद देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है, सदिश राशियों और अदिश राशियों में क्या अंतर होता है। जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है मास, द्रव्यमान। किसी पदार्थ में जितना पदार्थ होता है वह उसका मास कहलाता है। यह एक अदिश राशि है और इसकी SI यूनिट किलोग्राम होती है। इसके बाद आता है भार। भार बेसिकली क्या होता है? पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। W इज इक्वल टू M इंटू G, जहां M उसका मास है और G गुरुत्वीय त्वरण है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है वेलोसिटी। वेग क्या होता है? किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। यह सदिश राशि है और इसका SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद स्पीड आती है, चाल क्या होती है? किसी कण के दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है और इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद आता है त्वरण। किसी कण की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि किसी कण का वेग t सेकंड में u से बढ़कर v हो जाता है तो कण का त्वरण a इज इक्वल टू स्मॉल v माइनस स्मॉल u अपॉन t और इसका यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद यदि u बड़ा है v छोटा है तो त्वरण का मान निगेटिव होगा। इसे त्वरण का मंदन होना कहते हैं। इसके बाद आता है लीनियर मोमेंटम। अब बेसिकली लीनियर मोमेंटम क्या होता है? किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल रेखीय संवेग कहलाता है। P इज इक्वल टू M इंटू V। यह एक सदिश राशि है और इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद अगला आता है कार्य, वर्क क्या होता है? किसी भी पिंड पर F फोर्स लगाकर S डिस्टेंस पर उसे विस्थापित करते हैं तो F और S का जो अदिश गुणनफल होता है वो कार्य के बराबर होता है। F इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर या W इज इक्वल टू FS cos थीटा, जहां पर थीटा बल तथा विस्थापन के मध्य का कोण है और इसका SI मात्रक जूल होता है। इसके बाद
यदि थीटा का मान 0 से 90 अंश के मध्य रहता है तो हमारा कार्य धनात्मक होता है। यदि थीटा का मान 90 अंश होगा तो हमारा किया गया कार्य 0 होगा। यदि थीटा का मान 90 अंश से 180 अंश के बीच रहता है तो किया गया कार्य निगेटिव होता है। इसके बाद अगला आता है पावर, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P = W/T, या इसका मात्रक वाट होता है और यह एक अदिश राशि। इस प्रकार से जो बेसिक था हमने इसका बेसिक देखा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फोर्स। अगला टॉपिक आता है हमारा। तो अब हम देखते हैं बेसिकली फोर्स क्या होता है। Force may be defined as any action that tends to change the state of rest or motion of a body to which it is applied. बल कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या समान गति से चलती हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वो बल कहलाता है। बेसिकली जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। F is directly proportional to delta P/delta T। अब हम आगे देखते हैं F = K × delta P/delta T, जहां पर K एक कांस्टेंट होता है। इसके बाद हम इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो F = delta P/delta T, यदि हम K की वैल्यू 1 मान लें तो इसके बाद हमारा आता है, क्योंकि डेल्टा P होता है mv - mu और डेल्टा T हमारा डेल्टा T ही है। तो उसके बाद जब डेल्टा V - डेल्टा U से हम m कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा बचता है V - U/delta T। तो उसके बाद V - U/delta T की वैल्यू a के बराबर होती है, तो F = m × a आ जाता है। इस प्रकार से हमारा एक फार्मूला निकलता है F = m × a, जो कि न्यूटन का सेकंड नियम है। अब वो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है या kg/m/s²। इसका सीजीएस मात्रक ग्राम cm/s² या डाइन होता है और एमकेएस मात्रक किलोग्राम फोर्स। इसके बाद 1 किलोग्राम फोर्स = 9.8 न्यूटन। इसके बाद हम आगे देखते हैं बल के लक्षण। जब भी हम बल का अध्ययन करते हैं तो उसमें 3 चीजों का ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। पहला, बल का मैग्नीट्यूड, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीसरा डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। इन 3 पॉइंट का पूर्ण रूप से जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम अब अगला टॉपिक देखते हैं, कंसंट्रेटेड फोर्स और पॉइंट फोर्स। A concentrated load is a force applied at a single point on a beam or structure. Beams are commonly used for structural support in homes, commercial buildings. A beam must be designed to withstand forces and stress while minimizing weight, space requirement and material cost. तो बेसिकली कंसंट्रेटेड फोर्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखाया गया है कि ये एक बीम है और इसमें 2 सपोर्ट लगे हुए और इसके बीच में यदि ये W फोर्स किसी एक बिंदु पर लगे तो ये पॉइंट लोड हो जाएगा। एक पॉइंट पर चूंकि लग रहा है, उदाहरण के लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। हमने अपने घरों में देखा है कि 2 कॉलम के ऊपर
एक बीम पड़ी होती है, अगर उस बीम पे हम जहां पर खड़े हो जाएंगे उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड फोर्स लगेगा, पॉइंट फोर्स लगेगा, उस समय आपका वेट ही उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। इसी प्रकार से इसके अगले एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, इस पे 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। पहला लोड इस कैंटिलीवर बीम के एंड पर लगा हुआ है और दूसरा लोड इस कैंटिलीवर बीम के मिड पे लगा हुआ है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर लोड। डिस्ट्रीब्यूटर लोड एक ऐसा लोड होता है जो कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर पे एक समान रूप से वितरित होता है। डिस्ट्रीब्यूटर लोड इज दैट एक्ट ओवर द कंसिडरेबल लेंथ और यू कैन से over a length which is measurable. Distributed load is measured as per unit length. ये L लंबाई की लेंथ है जो कि 2 सपोर्ट पे रखी हुई है। इस पे Q क्वांटिटी का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड या यूडीएल लग रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स is the direction along a straight line through its point of application in which the force tend to move a body when it is applied. This line is called line of action of force. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बेसिकली होता क्या है कि बल की यह रेखा बल की दिशा में एक सरल रेखा है जो बल के क्रिया बिंदु से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। हम किसी भी बॉडी का अध्ययन करते समय उस पर लगने वाले फोर्सेस को कैसे दर्शाते हैं। तो एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में आपको 1, 2, 3 और 4 पॉइंट दिखाए गए हैं। ये पॉइंट कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, हम जितने पॉइंट पर लगने वाले बलों का अध्ययन करना चाहें। तो पहले पॉइंट पर F1 X बल क्षैतिज दिशा में और F1 Y बल इसके वर्टिकल दिशा में लग रहा है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर F2 X फोर्स इसके क्षैतिज घटक के रूप में और F2 Y फोर्स इसके वर्टिकल घटक के रूप में। इसके बाद अगला तीसरे पॉइंट पर F3 X फोर्स इसके क्षैतिज घटक में और F3 Y फोर्स इसके वर्टिकल घटक में लग रहा है। इसी प्रकार से जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट पर इसी प्रकार से हम इसको क्षैतिज और वर्टिकल घटक के रूप में दर्शाते जाते हैं। इसी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। Graphically, a force may be represented by the segment of a straight line. किसी भी ग्राफ में हम फोर्स का अध्ययन करते समय उस पर लगने वाले बलों को सीधी रेखा के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस। द रिडक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस to the simplest system that will be its equivalent is called the problem of composition of forces. इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। Parallelogram law states that the sum of the square of the length of the four sides of a parallelogram is equal to the sum of the square of the length of two diagonals. It is necessary that parallelogram should have equal opposite side. जैसा कि आपको यहाँ नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, OA एंड BC दो इक्वल एंड अपोजिट साइड्स है और OB और AC दो इक्वल एंड अपोजिट साइड्स हैं। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, assume that two forces P and Q act at a point O as shown in figure given below.
The force P can represented in magnitude and direction by vector OA, while force Q is represented in magnitude and direction by vector OB. Angle between the two forces is alpha. The resultant can be denoted by vector OC as shown in the figure. Given below, draw perpendicular from C and OA. इसके बाद हम इसका प्रूफ देखते हैं. P and Q is equal to forces whose resultant is needed to be find out. Theta is equal to angle that the resultant force make with one of the forces. Alpha is equal to angle between the forces P and Q. अब हम उसके बाद देखते हैं angle CAD is equal to alpha because OB parallel CA and OA is common base. In triangle CAD, cos alpha is equal to AD upon AC and AD is equal to AC cos alpha. Because AC is equal to Q, then AD is equal to Q cos alpha. इसके बाद इसी प्रकार से sin alpha is equal to CD upon AC. Then CD is equal to A sin alpha. CD is equal to Q sin alpha. Now triangle OCD. अब ट्रायंगल OCD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. देन R स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. देन P प्लस Q cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस Q sin अल्फा का होल स्क्वायर. देन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा प्लस Q स्क्वायर sin अल्फा. देन R is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos alpha, where R is the magnitude of resultant. अब इसके बाद हम आगे देखते हैं डायरेक्शन थीटा निकालते हैं. तो इन ट्रायंगल OCD tan theta is equal to CD upon OD. Then Q sin alpha upon P plus Q cos alpha. Then theta is equal to tan inverse Q sin alpha upon P plus Q cos alpha. इसके बाद हम इसकी कुछ कंडीशन देखते हैं. जब परिणामी R is maximum when two forces collinear and are in the same direction, alpha is equal to 0 degree, then R maximum is equal to P plus Q. जब अल्फा का मान 0 डिग्री होगा तब R maximum is equal to P plus Q होगा. इसके बाद इसमें सेकेंड कंडीशन आती है रिजल्टेंट R is minimum when two forces collinear but acting in the opposite direction. जब दो फोर्स रैखिक हैं और विपरीत दिशा में काम कर रहे होंगे तो अल्फा का मान 180 डिग्री होगा. तब R मिनिमम इज इक्वल टू P माइनस Q. इसके बाद if alpha is equal to 90 degree, that is when the forces act at right angle. जब अल्फा का मान 90 डिग्री होगा तब R is equal to P square plus Q square. क्योंकि जब हम R की वैल्यू में अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 हमारा क्या होता है, वो पूरा टर्म हमारा 0 हो जाता है. इसलिए R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आ जाता है. इसके बाद इसका चौथा पॉइंट आता है इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल दैट इज व्हेन P इज इक्वल टू Q देन R इज इक्वल टू P cos थीटा बाय 2. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स. द रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल फोर्स बाय अ
several component which will be equivalent in action to the given force is called resolution of a force. जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये हमारा Fx एंड Fy फोर्स है और इसका परिणामी F है। Fx x एक्सिस में और Fy y एक्सिस में। अब जो F फोर्स है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यदि हम अल्फा को कंसीडर करते हैं तो Fx की वैल्यू f cos अल्फा के बराबर होगी और Fy की वैल्यू f sin अल्फा के बराबर होगी। यदि हम थीटा को कंसीडर करते हैं तो Fx की वैल्यू f sin थीटा होगी और Fy की वैल्यू f cos थीटा होगी। तो इसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक्शन एंड रिएक्शन। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है। जैसे हम चलते हैं तो चलने में हम क्या करते हैं, हम धरती को पृथ्वी को पीछे की ओर जब धक्का देते हैं तो वो हमें आगे की ओर धक्का देती है। इसी तरह के हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं एक्शन एंड रिएक्शन के, जो कि न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो पहला एग्जाम्पल है, जब हम किसी नाव से कूदते हैं तो जब आगे की ओर कूदते हैं तो हम नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं। तो जब हमारा आगे की ओर कूदना एक्शन हुआ और जब नाव पीछे की ओर जाती है तो वो हमारा रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है शीशा झूला का। जब हम इसमें एक तरफ बैठते हैं तो उसका जो अपोजिट साइड है वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। यदि हमने इधर एक्शन फोर्स से पीछे की ओर लगाया तो उधर एक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लगता है, जो कि एक रिएक्शन फोर्स होता है। इसी प्रकार से इसका तीसरा एग्जाम्पल, जब हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे हमें धक्का देते हैं। इसके बाद इसका चौथा एग्जाम्पल आता है, किसी टेबल पर एक बुक रखी हुई तो उसके भार के कारण उसका एक्शन फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली ये क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या कंसीडर किया जाता है इसमें, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक